हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स ज्ञान। आज से हम लोग क्लास 10th की एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां पर हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के 5 चैप्टर्स को स्टडी करेंगे। इस सीरीज में आपको चैप्टर 1 यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर 2 दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर 3 दैट इज सोर्सेज ऑफ एनर्जी, चैप्टर 4 विच इज लाइट एंड द लास्ट चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इनके पूरे के पूरे डिटेल्ड लेक्चर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th फिजिक्स दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब बात आती है कि इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा ये बताइए, आपको यहाँ पर ये एक ब्यूटीफुल सिटी दिख रही है ना? ये ब्यूटी है किस वजह से? कभी आपने सोचा है? ऑब्वियसली सोचा होगा आपने, है ना? सोचा क्या होगा? आपको पता है कि भाई ये ब्यूटी क्यों है, यहाँ पर ये कलरफुल लाइटिंग क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यही तो है ना कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ना होती तो क्या होता? बिल्कुल ब्लैंक, बिल्कुल ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक दिखाई देती है ना? लाइट ही तो है जिसके वजह से हमें चीजें दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर क्या कर रही है? यहाँ पे एक सोर्स की तरह बिहेव कर रही है, जिसके वजह से यहाँ पर इस सिटी के अंदर ये ब्यूटीफुल कलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना? इवन आज हम लोग अगर अपनी डे टू डे लाइफ की भी बात करते हैं, है ना? अगर हम लोग बात करते हैं, अभी आप लोग जैसे इस वीडियो को देख रहे हो, तो या तो आप मोबाइल पे देख रहे होगे, टैबलेट पे देख रहे होगे, या फिर आप कंप्यूटर्स पे देख रहे होगे। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्या विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इन डिवाइसेस को ऑपरेट कर पाना पॉसिबल होता? नहीं ना। आप घर में अप्लायंसेस यूज करते हो, क्या उनको ऑपरेट कर पाना और अपने काम को इजी कर पाना पॉसिबल हो पाता विदाउट इलेक्ट्रिसिटी? नहीं, है ना? तो इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो आज की डेट में विदाउट इलेक्ट्रिसिटी लाइफ को सोच पाना भी इम्पॉसिबल सा हो गया है, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है हमारी लाइफ में, हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ में। हर जगह कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। हम घर से निकलते हैं, ऑफिस के लिए जाते हैं, वहाँ पर भी अब आज की डेट में ई रिक्शा यूज़ हो रहे हैं। ई रिक्शा किस लिए है, कैसे ऑपरेट करते हैं? कहीं ना कहीं उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी रोल प्ले करती है। ऑफिस में जाते हैं, एसी चला के बैठे हुए हैं, कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे हैं, फैन चल रहा है, लाइट ऑन है, ठीक है। इवन जो ट्रांसमिशन होता है डेटा का, मोबाइल्स का, वो सब भी कहीं ना कहीं किसके थ्रू ऑपरेट हो रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो शायद ये डिवाइसेस ऑपरेट ही नहीं कर सकते थे हम लोग। तो हमारी डे टू लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गई है आज की डेट में इलेक्ट्रिसिटी। सो इसीलिए हमें इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट? सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी। सो आपको यहाँ पर देखिए 2 बाइफर्केशंस दिख रहे होंगे। दिस वन इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दिस वन इज व्हाट व्हाट क्या है ये? डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसे करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। तो देखिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं? तो ये प्रॉपर्टी होती है मटेरियल बॉडी या मैटर की, ठीक, जिसके वजह से वो क्या करती हैं, वो बॉडीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन एक्सर्ट करने लग जाती हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर। तो ये हमें फर्दर आगे हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। अभी हमें सिर्फ और सिर्फ कहाँ स्टडी करना है, किसके बारे में स्टडी करना है? तो वो हमें डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टडी करना है। बात करते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होगा? जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात की जाएगी, वो जब रेस्ट की स्टेट में होते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में स्टडी करते हैं हम लोग पूरी की पूरी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में, जहाँ पर हम लोग सारी की सारी प्रॉपर्टी, सारे फेनोमेनन, सारी चीज़ों को हम लोग स्टैटिक कंडीशन में, चार्जेस के स्टैटिक स्टेट में स्टडी करते हैं। वहीं जो हमारी क्लास 10th का जो टॉपिक है, इसको हमें किस ब्रांच के अंडर स्टडी करना है? तो वो है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर चार्ज मोशन में होता है। तो जब चार्ज मोशन में है तब वो किस तरह की प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, ठीक है, वो किस किस तरह के फेनोमेनन शो कर रहा है, उनको स्टडी करते हैं हम लोग इसमें डायनेमिक या करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है,
तो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज वीडियो, सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें सो दैट आपको सारी की सारी इस चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। और प्लीज़ अगर आपको लगता है कि यहाँ पर हम लोग कुछ अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर कर सकते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट टॉपिक से आज के, विच इज इलेक्ट्रिक करंट। अब बात आती है इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो बिफोर स्टार्टिंग इलेक्ट्रिक करंट हम लोग कुछ करंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। अच्छा, आपने नदी में देखा होगा पानी फ्लो करता हुआ, है ना। अच्छा, यहाँ देखो दिख रही होगी ये पिक्चर, यहाँ पर आपको वाटर फ्लो करता हुआ दिखाई दे रहा है रिवर में, है ना। ठीक है, तो ये रिवर का वाटर फ्लो कर रहा है। तो अगर हम इसे जूम करके देखते हैं तो यहाँ पे ये जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो देखो एक डायरेक्शनल फ्लो है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। कहीं से पानी ये आ रहा है और कहीं ये पानी जा रहा है, लेकिन इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक ऑर्डर्ड वे में मूव कर रहे हैं, है ना। एक ऑर्डर्ड वे में, एक ऑर्डर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, हम अगर इनको स्टडी करते हैं तो हमें ये जिगजैग मोशन दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन जब हम इस वाटर को, पूरे वाटर को देखेंगे, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे, तो ये वाटर हमें क्या है, एक प्रॉपर डायरेक्शन में मूव करता हुआ, एक ऑर्डर में मूव करता हुआ दिखाई देगा। ठीक, सिमिलरली अगर हम लोग बात करें एयर की, तो ये देखो एयर के पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना। यहाँ पे ये एयर के पार्टिकल्स आपको दिख तो रैंडमली रहे हैं, लेकिन जब एयर मूव करती है तो क्या होता है, ये पार्टिकल्स भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं, एक ऑर्डर्ड मूवमेंट हो जाता है इनका। ठीक है, हम लोग अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ना देखें, हम लोग सिर्फ एक ओवरऑल व्यू देखें, तो हमें ये एयर भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करती हुई दिखाई देगी। हमें हमेशा लगता है ना कि ये एयर ऐसे फ्लो कर रही है, तो एक डायरेक्शन भी है और ये एक ऑर्डर्ड वे में लगती है हमें। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम लोग बात करते हैं किसकी, जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर वाटर के पार्टिकल्स को रिप्लेस कर दिया जाए किससे, इलेक्ट्रिक चार्जेस, और इलेक्ट्रिक चार्जेस में भी कौन, इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स जब ये वाटर जैसे फ्लो कर रहा है, इसी तरीके से जब ये वाटर के पार्टिकल्स की बजाय इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स भी क्या बनाएंगे, वाटर को हटा के वाटर करंट की जगह क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स का करंट डेवलप होगा। और ये इलेक्ट्रॉन का ऑर्डर्ड मूवमेंट, एक डायरेक्शनल मूवमेंट क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। यहाँ पे ये एयर के पार्टिकल्स को हटा दिया जाए और यहाँ पर एयर के पार्टिकल्स की जगह हम इलेक्ट्रॉन्स को रख दें, तो ये इलेक्ट्रॉन्स का एक डायरेक्शनल, ऑर्डर्ड एंड डायरेक्शनल मूवमेंट क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। तो सिंपल सी बात है कि वाटर जब फ्लो कर रहा था तो वाटर पार्टिकल्स का डायरेक्शनल, ऑर्डर डायरेक्शनल मूवमेंट वाटर करंट, एयर का डायरेक्शनल मूवमेंट एयर करंट। सिमिलरली जब एयर और वाटर के पार्टिकल्स को हटा के हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स को डाल दिया, तो इलेक्ट्रॉन्स दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस का एक डायरेक्शनल ऑर्डर्ड मूवमेंट क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। ये तो बात हो गई कि कैसे हम लोग इसे रिलेट करेंगे, कैसे समझेंगे। अब बात आती है अगर इसे डिफाइन करना हो तो इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कैसे करेंगे, है ना। तो डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया, ठीक है, ये एक पाइप ले लिया, पाइप में वाटर फ्लो कर रहा है, एक बंदे को हमने यहाँ पर बैठा दिया, ठीक है, और इस बंदे से कहा ये जो पाइप का क्रॉस सेक्शन है इससे कितना पानी पर सेकेंड पास हो रहा है। ठीक है, यहाँ से कितना पानी पर सेकेंड पास हो रहा है, आप इसको स्टडी करो और आप बताओ कि कितना पानी फ्लो किया पर सेकेंड। तो यही पानी के पार्टिकल्स का, वाटर के पार्टिकल्स का फ्लो पर सेकेंड क्या है, वाटर करंट। यहाँ से एयर के पार्टिकल्स का पर सेकेंड का फ्लो एयर करंट। सिमिलरली इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से, क्योंकि अब कहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कंडक्टर में फ्लो करते हैं, तो किसी भी कंडक्टर में
ठीक है, पर यूनिट टाइम या पर सेकेंड जितना भी इलेक्ट्रॉन्स इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से पास होगा, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो अब कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक करंट को? तो इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट? इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस flowing through any conductor per second or per unit time is called electric current। ठीक है, amount of electrons flowing through a conductor per unit time is called electric current। याद रखिएगा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फिर से एक बार डिफाइन करते हैं कि इसको एक और तरीके से भी, क्योंकि किसके टाइम के रिस्पेक्ट में ये काम हो रहा है ना, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या देगा? इलेक्ट्रिक करंट। याद रखिएगा, तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अब बात आती है कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को फॉर्मुलेट करेंगे। तो सीधी सी बात है, देखिए यहाँ पे हमारे पास अगर लिखते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? जितना भी चार्ज फ्लो कर रहा है, जितने टाइम में फ्लो कर रहा है, चार्ज अपॉन टाइम हमें क्या दे देगा? इलेक्ट्रिक करंट दे देगा। अगर इनको हम सिंबल्स के टर्म्स में लिखें तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम लोग यूज करते हैं स्मॉल आई, चार्ज के लिए Q और टाइम के लिए T। तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी हमारा क्या हो जाएगा? हमारा फॉर्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट का। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या भाई? I करंट इज इक्वल टू चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। क्या होती है? कूलम। याद रखना चार्ज की यूनिट किसने दी थी? ऑगस्टिन डी कूलम ने। ठीक है, याद रखना ऑगस्टिन डी कूलम ने चार्ज की यूनिट, क्योंकि एक्चुअली उन्होंने चार्ज के बारे में जब बताया तो उन्हीं के नाम पे ये यूनिट रख दी गई जिसे कहा गया कूलम। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्लियर मिल गया व्यू कि कूलम क्या हो गई? यूनिट हो गई चार्ज की, और टाइम के लिए तो हमें पता है सेकेंड का यूज करते हैं। तो करंट इज इक्वल टू क्या हो गया? करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन सेकेंड, या कि कूलम पर सेकेंड, है ना? कूलम पर सेकेंड हमारी क्या हो गई? यूनिट हो गई। और इसी कूलम पर सेकेंड को हम लोग और क्या लिखते हैं? एम्पियर। सो करंट की यूनिट क्या हो जाती है? एसआई यूनिट जो होती है वो कूलम पर सेकेंड होगी या एम्पियर होगी। एम्पियर को हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे कभी कोई कहता है कि आपको 1 एम्पियर करंट को डिफाइन करना है, तो 1 एम्पियर करंट कैसे आप डिफाइन करोगे? 1 एम्पियर करंट कैसे डिफाइन करोगे भाई? एक कंडक्टर है, इसमें जब 1 कूलम का चार्ज फ्लो करेगा 1 सेकेंड में, तो कितना करंट फ्लो कर रहा है? 1 एम्पियर का। ठीक है, तो व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, तो वो क्या कहलाएगा? 1 एम्पियर का करंट कहलाएगा। क्योंकि अब यहाँ पे बात आती है कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, तो करंट भी क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी। मतलब करंट के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। अगर कभी कोई पूछता है कि जब हम सर्किट ड्रॉ करते हैं तो वहां पर हम लोग क्या है? करंट को एरो से दिखाते हैं, तो सर करंट को तो डायरेक्शन दिया जा रहा है ना, तो नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ करंट के फ्लो को रिप्रेजेंट करता है कि करंट किधर फ्लो कर रहा है। सिर्फ उसके फ्लो को बताने के लिए वो एरो का यूज किया जाता है, ना कि करंट के पास खुद से डायरेक्शन होता है। ठीक है, और ना ही वो किसी वेक्टर लॉ को फॉलो करता है। आगे जाके पढ़ोगे वेक्टर लॉस क्या होते हैं 11th क्लास 12th क्लास में, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आपको ये पता रखना है कि करंट क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि वो उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक, तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अच्छा, एक और चीज, इलेक्ट्रिक करंट की बात की जाए तो इसकी और स्मॉलर यूनिट्स क्या हो सकती हैं? तो इलेक्ट्रिक करंट की स्मॉलर यूनिट मिली एम्पियर हो सकती है, जिसे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, और माइक्रो एम्पियर हो सकती है, जिसे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इन्हें भी याद रखिएगा, बिकॉज न्यूमेरिकल करते समय इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है।
ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़े। क्लियर है ना सभी को? तो आगे बढ़ा जाए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बात आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तो देखिए फिर से वही बात, डे टू डे लाइफ से कोई एग्जाम्पल उठाते हैं और उस एग्जाम्पल के साथ हम लोग रिलेट करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। तो हम लोग यहाँ पर कुछ एनालॉजी यूज करेंगे। पहली है जो कि किसकी होगी, हीट की, ठीक है। फिर हीट के बाद वाटर की यूज करेंगे, ग्रेविटेशन की यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हीट की। तो हीट क्या होता है? अच्छा, आपको ये तो पता है ना कि हीट हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी पे, ठीक है। एक हमने ये बॉडी देखी ले ली, यहाँ पर हीट क्या हो रहा है, यहाँ पर हीट का फ्लो किधर से किधर को दिख रहा है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमेशा हीट क्या करता है, जब भी हीट, क्योंकि ये एक एनर्जी है, तो हीट हमेशा जो ये जो एनर्जी है वो किधर से, हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ फ्लो करती है, ताकि दोनों बॉडीज के बीच में क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाए, दोनों बॉडीज इक्वल टेम्परेचर अटेन कर पाए, ठीक। तो यानी अपने आप हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे तो हीट फ्लो कर जा रही है, लेकिन क्या लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे हीट भेजी जा सकती है अपने आप? नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी सोर्स का यूज करना पड़ेगा, किसी डिवाइस का यूज करना पड़ेगा जो लोअर टेम्परेचर से फिर हीट को हायर टेम्परेचर पे भेजती रहे, ठीक है। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को कंटिन्यूएशन में रखने के लिए हम यहाँ पे अगर एक सोर्स लगा दें, एक डिवाइस लगा दें जो क्या करे, हायर टेम्परेचर से लोअर पे तो अपने आप आ गई, लेकिन लोअर से हायर पे भेजने के लिए हम क्या कर दें, एक डिवाइस लगा दें, तो हमारा ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर हायर लेवल से लोअर लेवल में तो अपने आप चला जाता है, ये तो आपको पता ही है। तभी तो छत पे रखी हुई टंकी से पानी टैप में आता है, नीचे नीचे रखी हुई टंकी से क्या पानी ऊपर जाता है? नहीं जा पाता। तो ऊपर का जो टैंक है वहां से पानी आराम से नीचे वाले टैप में फ्लो कर सकता है। दैट मीन्स कि वाटर हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो करता है, और कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों में इक्वल वाटर लेवल ना हो जाए, है ना। लेकिन क्या लोअर लेवल से हायर लेवल पे अपने आप जा सकता है? तो नहीं जा सकता। उसके लिए क्या करते हो आप लोग, घर में पंप लगाते हो, और वो पंप क्या करता है, लोअर लेवल से हायर लेवल पे पानी भेजता रहता है। अदरवाइज क्या होता, टंकी में पानी भरा था, खत्म हो जाता, फिर टंकी खाली रहती, पानी यूज कर पाते? नहीं कर पाते। तो हम लोग क्या करते हैं, जब पानी ये जरूरत पड़ती है टंकी में, तो हम लोग क्या करते हैं, पंप ऑन करते हैं, मोटर ऑन करते हैं, और पानी टैंक में चला जाता है, फिर टैंक फुल हो जाता है, फिर हम लोग उसको यूज करते रहते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे सोर्स या डिवाइस कौन है, वो मोटर है, वो पंप है ना। तो दैट मीन्स आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि जब हम लोग बात कर रहे थे हीट की, तो हायर से लोअर अपने आप आ रही थी, लेकिन लोअर से हायर भेजने के लिए क्या हो रहा था, डिवाइस लगा रहे थे, सोर्स लगा रहे थे। पानी हायर से लोअर तो जा रहा था, लेकिन लोअर से हायर पे भेजने के लिए पंप लगा रहे थे, मोटर लगा रहे थे, ठीक है। तो बस इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, जब इलेक्ट्रिक चार्जेस की, तो हमें पता है कि हमारे जो डिवाइसेस हैं, अगर हमें एक बल्ब भी जलाना है तो हमें किसी सोर्स की जरूरत पड़ेगी, है ना, किसी सोर्स की जरूरत पड़ेगी जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि बल्ब पूरे सर्किट में अगर करंट को फ्लो करना है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की जरूरत होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको ये पिक्चर दिख रही है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये बल्ब को ऑपरेट होने के लिए यहाँ पे कंटिन्यूएशन में इलेक्ट्रॉन के फ्लो की जरूरत है, और वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को मेंटेन करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक सोर्स को लगाना पड़ेगा। ये सोर्स हमारा क्या हो सकता है, ये सोर्स हमारा सेल हो सकता है, ये सोर्स हमारा बैटरी हो सकती है ना। आई बात समझ में? क्लियर है? तो हुआ क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे थे, तो ये हुआ क्या, यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए, ठीक है ना, ये सोर्स लगाया जा रहा है, और ये सोर्स पूरे सर्किट को कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को दे रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन बल्ब से जब फ्लो कर रहा है तो बल्ब ग्लो कर रहा है। तो ये सोर्स क्या कर रहा है, ये सोर्स इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे रहा है, जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन्स इस एंड से निकल के मूव करके दूसरे एंड पे जा रहे हैं, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को देने के लिए ही
हमें कुछ वर्क करना पड़ता है और उस वर्क के लिए ही हमें क्या चाहिए, एक सोर्स चाहिए होता है जो कंटिन्यूअसली उन इलेक्ट्रॉन्स पे, उन चार्जेस पे वर्क करता रहे ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स हमारे सर्किट में कंटिन्यूअसली फ्लो करते रहे। ठीक है, याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन्स के कंटिन्यूअस फ्लो को मेंटेन करने के लिए हमें सोर्स चाहिए। वो सोर्स क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन्स पे वर्क कर रहा है, इन चार्जेस पे वर्क कर रहा है ताकि हमारे जो सर्किट है उसमें ये चार्जेस का फ्लो कंटिन्यूएशन में बना रहे। और जब ये कंटिन्यूएशन में बना रहेगा तो सर्किट में हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते रहेंगे और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते रहेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे करंट डेवलप होता रहेगा और जो भी सर्किट में लगे हुए डिवाइसेस हैं, अप्लायंसेस हैं, वो भी ऑपरेट करते रहेंगे। ठीक, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, जो वर्क डन किया जा रहा है, ठीक है ना, जो वर्क डन किया जा रहा है उन चार्जेस पे, ये वर्क डन और जो चार्ज है इनका रेशियो ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर हम प्रॉपर टर्म्स में एक्सप्लेन करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द फील्ड, electric potential at a point in an electric field is defined as the amount of work done on a unit positive charge while taking it from infinity to that point। आप डिफाइन इसको इस तरीके से करोगे, ठीक है, कि किसी चार्ज को हमें इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर, किसी चार्ज की फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर लाने के लिए जितना भी वर्क डन हमने किया था, दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, डिफाइन आप इस तरीके से करोगे। लेकिन जब आपकी बात आएगी फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला आपका सिंपल सा, जो अभी आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, बस उस कॉन्सेप्ट को याद रखोगे कि चार्ज मूव कर रहा था सर्किट में और उस जो है चार्ज को मूव कराने के लिए वो सेल क्या कर रहा था, वर्क कर रहा था, तो वर्क डन अपॉन चार्ज हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। ये आपको याद रखना है, ठीक है, वर्क डन अपॉन चार्ज हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। लेकिन जब डिफाइन करोगे तो डिफाइन करते समय आप क्या लिखोगे कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हाइल टेकिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक, अब बात आती है कि इसकी यूनिट क्या होगी, तो वर्क डन की यूनिट जूल है ना, वर्क डन की यूनिट जूल, चार्ज की यूनिट कूलम। तो कैसा, क्या इसका फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला इसका क्या था, फॉर्मूला था वर्क डन अपॉन चार्ज, तो W अपॉन Q, वो हमें क्या दे रहा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग कैपिटल V से डिनोट करते हैं। और जब इसकी SI यूनिट की बात हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को हम लोग वोल्ट भी लिखते हैं। तो यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। ठीक है, इसकी अगर स्मॉलर यूनिट की बात की जाए तो इसकी स्मॉलर यूनिट क्या हो सकती है, मिली वोल्ट हो सकती है, माइक्रो वोल्ट हो सकती है। तो मिली वोल्ट होगी तो 10 टू द पावर -3 वोल्ट, माइक्रो वोल्ट होगी तो 10 टू द पावर -6 वोल्ट। याद रखिएगा, ये था। अगर बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। चलिए तो एक और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर ये आपको, ठीक है, ये आपको फिगर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है कि ये एक पाइप है जिसमें बहुत सारी बॉल्स भरी हैं और यहाँ ये एक बंदा खड़ा हुआ है। ये बंदा क्या कर रहा है, नीचे से बॉल को पिक कर रहा है और ऊपर को ट्रांसफर कर रहा है। ठीक, नीचे से बॉल पिक की, ऊपर ट्रांसफर की, नीचे से बॉल पिक की, ऊपर ट्रांसफर की, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली इसी तरीके से चलता रहता है। इस पर्सन को यहाँ से हटा दिया जाए तो क्या ये बॉल्स अपने आप ट्रांसमिट हो पाएंगी नीचे से ऊपर, नहीं हो पाएंगी, नहीं पॉसिबल है। या इस पर्सन को यहीं रखा रहने दें, ये पूरा सिस्टम ही हटा दिया जाए, तो कोई फायदा है इस पर्सन के यहाँ पे बॉल को ट्रांसमिट कर पाने का, कि भाई बॉल ना नीचे से उठाने के लिए है ना ऊपर ट्रांसमिट करने के लिए है, कोई यूज नहीं है इस पर्सन का यहाँ पे। तो बस यही है, ये क्या होगा, ये मान लीजिए अगर एक हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है और यहाँ पर ये पर्सन जो है वो एक सोर्स, वो एक सेल या बैटरी की तरह काम कर रहा है, तो होगा क्या, ये क्या कर रहा है, नीचे आए हुए इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देके ऊपर भेजता है
और पुश करता है, उन पे वर्क करता है, और वर्क करके वो इलेक्ट्रॉन्स फिर से पूरे सर्किट में घूम के नीचे आते हैं, फिर उनको जो एनर्जी देके ऊपर वर्क करके ऊपर भेजता है, और ये इसी तरीके से पूरे के पूरे प्रोसेस को मेंटेन करता है। अगर ये सेल को हटा दिया जाए तो भी ये पूरा प्रोसेस रुक जाएगा, और अगर सेल को रखें और ये सिस्टम ही हटा दें तो इसकी एनर्जी किसी काम की नहीं है, ये किसी चीज पे वर्क नहीं कर सकता। तो ये सेल का रोल तभी होगा जब ये सर्किट में कनेक्ट होगा। तो मतलब क्या हुआ, अभी भी वही चीज कि एक लेवल से लोअर लेवल से हायर लेवल पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को पहुंचाने के लिए, ठीक है, जो वर्क किया जा रहा है उन इलेक्ट्रॉन्स पे, उन चार्जेस पे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस, एक पॉइंट ये लोअर लेवल, एक पॉइंट ये हायर लेवल, तो लोअर लेवल का अलग पोटेंशियल होगा, हायर लेवल का अलग पोटेंशियल होगा। तो दोनों पोटेंशियल्स के बीच का जो डिफरेंस है यही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब इलेक्ट्रॉन्स पे या इलेक्ट्रिक चार्जेस पे काम किया जाए, इस लोअर लेवल से हायर लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसमिट करने के लिए जो वर्क किया जा रहा है उन चार्जेस पे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, चार्ज पे किया जाने वाला वर्क जब उसे इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाकर रखा गया हो इलेक्ट्रिक फील्ड पे, तो उस पॉइंट पर चार्ज पे किया हुआ वर्क जो होता है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज को ट्रांसमिट करने के लिए उस चार्ज पे जो वर्क किया जा रहा है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। याद रखिएगा इस चीज को। इसके लिए भी जब फॉर्मूले की बात करेंगे तो देखिए फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन क्या होगा, जो डिफरेंस है वर्क डन का, यानी W2, ठीक है, माइनस W1 अपॉन Q, यानी एक लेवल पे वर्क डन, दूसरे लेवल पे जो डिफरेंस है वर्क डन का वो अपॉन चार्ज मिलकर हमें क्या देगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला देगा, जिसे हम लोग PD इज इक्वल टू W2 माइनस W1 अपॉन Q भी लिख सकते हैं। क्योंकि है ये पोटेंशियल्स का ही डिफरेंस, इसलिए इसकी यूनिट भी क्या होगी, वोल्ट ही होगी। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने आज क्या क्या स्टडी किया, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है। क्योंकि सीधी सी बात है, कहीं करंट फ्लो कर रहा है तो कितना करंट फ्लो कर रहा है, कम करंट फ्लो कर रहा है, ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है, मेजर करना आना चाहिए ना। तो उसके लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसे कहते हैं एमीटर। इसी तरीके से किसी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है, कम पोटेंशियल डिफरेंस है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचाने के लिए ज्यादा वर्क करना है चार्ज पे या कम वर्क करना है चार्ज पे, उसको मेजर करने के लिए तो किसी का डिवाइस का जरूरत होगी, तो वो डिवाइस कहलाता है वोल्ट मीटर। ठीक है, कुछ पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं इनसे रिलेटेड, इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि एमीटर की बात की जाए तो एमीटर करंट को मेजर करने का डिवाइस है, वहीं वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का डिवाइस है। ठीक, करंट में रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा क्या होती है, सॉरी एमीटर में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, एमीटर में रेजिस्टेंस की वैल्यू लो होती है। वहीं अगर बात की जाए पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते समय वोल्ट मीटर में, तो वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होती है। अब बात आती है सर ये रेजिस्टेंस है क्या, तो नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग इसे स्टडी करेंगे, आगे के जो फर्दर लेक्चर्स आएंगे उनमें स्टडी करेंगे कि व्हाट इज रेजिस्टेंस। अभी हमें सिर्फ और सिर्फ ये बात जानना है, ये बात जाननी है कि जब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की तो उसे मेजर करने के लिए यूज किया जाता है एमीटर का, और एमीटर में जो रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है वोल्ट मीटर का, और इसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है। अब जो थर्ड पॉइंट दोनों के लिए आता है वो ये कि जब भी हम लोग एमीटर को सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो हमेशा इसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में। वहीं हम लोग वोल्ट मीटर को लगाते हैं डिवाइस के पैरेलल में। अब तो यहाँ से आई होप आपको आज का दिया हुआ कंटेंट क्लियर हो गया होगा। आज जो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। फिर भी अगर कहीं कोई डाउट रह जाता है, कहीं कोई क्वेरी रह जाती है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको
यहाँ पर हमारे फेसबुक चैनल का, हमारे इंस्टाग्राम पेज का आपको लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से हमारी डिटेल्स ले सकते हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ पे। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, सो दैट आपको सारी की सारी अपडेट्स इस चैनल से रिलेटेड, क्लास 10 सीरीज से रिलेटेड आपको मिलती रहें। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।